क्या आप ये बता सकते हैं कि बाजार क्या है और बाजार से वर्तमान में क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं? सर, बाजार एक सामाजिक संस्था है जो समाज की विशेष सांस्कृतिक परिस्थितियों से निर्मित होता है। बाजार में प्रायः आर्थिक सुविधाएं, आर्थिक हित एवं निश्चित अवसर होते हैं। यह बाजार सुविधाओं एवं श्रमिक मूल्य भाव से बदलते रहते हैं। 1990 में नव उदारवाद व्यवस्था लागू होने के बाद गरीब मानुष मात्र श्रमिक देह के रूप में बदलकर रह गया। इसने मध्यम वर्ग के सपनों को तो पर लग गए, पर इसने भारतीय समाज में अमीरों और गरीबों के बीच एक बड़ी खाई को निर्मित कर दिया। और वर्तमान का जो समाज है वो सूचना समाज है, जहाँ पर वैश्विक बाजार काफ़ी प्रचलन में है। वैश्विक बाजारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पे तो काफ़ी पंख लगा दिए हैं, पर इसने मानवीय मानसिकता के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा है, जो कि है यह है मोर इज बेटर की मानसिकता। यह ऊंचे तबकों में पाई जाती है। निर्धन व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता है, क्योंकि बड़े तबके का जो व्यक्ति होता है वो यह सोचता है कि अगर वो भौतिक सुविधा संपन्न नहीं है या भौतिक वस्तुएं ज़्यादा नहीं खरीद रहा है तो वह तरक्की पे नहीं है, पर उनको अपनी खपत कम करनी चाहिए, पर वो इसके लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से ज़्यादा उत्पादन कर रही है सरकार, जिससे फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, प्रदूषण फैलता है, जिससे नदियाँ निर्मलता खो रही हैं। हमारा वैश्विक जो तापमान है वो बढ़ रहा है, जिससे कि हम साधनों का ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। पृथ्वी लैंड हमारे पास कम बचा है, नदियों की निर्मलता कम हो रही है, इसीलिए हमें अपना खपत कम करना चाहिए। आज हर 10 में से एक व्यक्ति अस्थमा का मरीज है। भारतीय सरकार अपनी जीडीपी बढ़ाने के लिए आर्थिक उत्पादन ज़्यादा करती है और फिर प्रदूषण फैलाती है, फिर उससे व्यक्ति बीमार होता है, फिर वो व्यक्तियों का इलाज करके अपनी जीडीपी बढ़ाती है और अपने पेट थपथपाती है। मोर इज बेटर की मानसिकता में एक तथ्य और जुड़ता है कि विकसित देशों की जो तकनीकी है वो हमेशा स्वच्छ की रहेगी और विकासशील देशों में जो तकनीकी है वो हमेशा खराब या प्रदूषित की ही रहेगी। इसका खुलासा तब हुआ जब विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री लॉरेंस हैरिस ने एक पर्चा लिखा और वो लीक हो गया। उसमें ये लिखा था कि विकसित देश यह चाहता है कि विकासशील लोग ज़्यादा मरे, क्योंकि विकसित देश बाजार के बाशिंदे हैं, उनके बाजार करना आता है और उन्होंने अपनी तकनीकी से बड़ी टेम्स नदी, जो कि उसका प्रदूषण का लेवल यमुना नदी जैसा था, फिर भी उसने अपनी ऐसी तकनीकी विकसित की जो उसने पूरी नदियों को साफ कर लिया। और यहाँ जहाँ हम लोग विकासशील देश की बात करें, जैसे कि भारत है, तो वहाँ पर इस तरह की तकनीकी विकसित नहीं हो रही है। वो ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, पर वो इस तकनीकी के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है जिससे हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकें। इससे व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, प्रदूषण फैल रहा है। भारत के पर्यावरण की रक्षा अकेले सरकार नहीं कर सकती, इसमें व्यक्तियों की चेतनाओं को भी विकसित करना होगा। उन्हें यह बताना होगा कि महात्मा गांधी ने हिंसा की कितनी अवहेलना की थी, वह अहिंसा चाहते थे। यही अहिंसा उन्होंने व्यक्तियों के लिए नहीं, प्रकृति के लिए भी कहा था। प्रकृति सभी की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, पर व्यक्ति के लालच को नहीं। इसलिए हमें अपने संसाधनों को सीमित करना चाहिए। हमें प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा दोहन नहीं करना है, उन्हें विकास की दौड़ में संभाल करके उपयोग करना है, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और हम विकास के रास्ते पे आगे बढ़ें। भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे और इससे समाज में क्या हानियां पहुंची हैं? हरित क्रांति के सूत्रधार नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन इसके सूत्रधार थे। भारत में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो यहाँ पर हरित क्रांति के लिए नए मशीनों, नए उपकरणों का प्रयोग किया गया, साथ में रासायनिक खादों और रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग किया गया। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक कृषि हुई है यह पंजाब में हुई है, जहाँ पे इन कीटनाशकों का सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग किया गया। कपास की खेती के लिए अत्यधिक पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया गया, जिससे कि वहाँ के अधिकतर व्यक्ति कैंसर के शिकार हो गए और वहाँ से एक मेन ट्रेन चली, पूरी एक ट्रेन ही चल गई जो कैंसर ट्रेन से नाम से प्रसिद्ध हुई। इसमें जो कैंसर के पेशेंट सबसे ज़्यादा थे वो महिलाएं थी, जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था।
गरीबी की संस्कृति किसने दी है? गरीबी की संस्कृति के बारे में ऑस्कर लुईस जी ने बताया। उन्होंने बताया कि गरीबी अपने आप में एक उप संस्कृति का विकास कर लेते हैं, जिसमें वह यह सोचते हैं कि हम इस गरीबी से कभी निकल ही नहीं पाएंगे और वह उसी गरीबी में संतोष भरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। अच्छा, गरीबी की संस्कृति तो आपने बता दी है। क्या आप गरीबी की राजनीति के बारे में कुछ जानती हैं? वर्तमान में गरीबी को एक वर्ग के रूप में देखा जाता है। भारत की लोकतंत्र में वोट की शक्ति गरीबों को भी शक्तिमान बना देती है। कार्ल मार्क्स जी जब वर्ग में चेतना की बात करते हैं तो उन्होंने दो प्रकार की चेतना बताई थी। एक चेतना होती है जो स्वयं में चेतना होती है और दूसरी चेतना जो होती है वो स्वयं के लिए चेतना होती है। इसी प्रकार जब निर्धन गरीब लोगों में स्वयं में चेतना उत्पन्न होती है तो वह अपने वोट का सही ढंग से प्रयोग करते हैं राजनीति क्षेत्र में, और राजनीति में जो सरकार रहती है वह उससे अपनी स्वयं की जो सुविधाएं होती हैं वो उनसे मांग लेती है। जैसे वर्तमान में कुछ सेवाएं चल रही हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और पेंशन योजना। और जब गरीबों में स्वयं के लिए चेतना विकसित होती है तो वो स्वयं के लिए एक राजनीति समूह का निर्माण करती है। जो गरीबी की राजनीति समूह ये चाहती है उसी का वादा जो सरकार पूरा करती है वह उसे ही चुन लेती है। इससे सरकार में परिवर्तन आ जाता है। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही जो योजनाएं हैं उससे सिर्फ लाभार्थी समूह विकसित होता है, ना कि राजनीतिक समूह विकसित हो रहा है। इसीलिए आज की जो सरकार है वो गिफ्ट वाली सरकार मानी जाती है, जिसमें मुफ्त राशन, लैपटॉप, मोबाइल दिए जा रहे हैं। इससे गरीबी की मार को रोका जा रहा है, ना कि भारत में आई हुई संरचनात्मक गरीबी का उन्मूलन हो रहा है। यहाँ एक अवधारणा मुझे याद आती है, सिंडिकेटेड हिंदूवाद, जिसमें हिंदुत्व पर जोर देते हुए राजनीति की जाती है। इसमें एक धर्म विशेष को महत्वता दी जाती है या एक नया धार्मिक स्वरूप और संप्रदाय है। अच्छा, ये बताइए, कोई व्यक्ति अभिनेता, डायरेक्टर या फिर कॉमेडियन, विदूषक होता है, उसे राजनीतिक पार्टियां अपने दल का चेहरा क्यों बनाना चाहती हैं? सर, मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता बताई थी, जिसमें से तीसरी थी कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। सर, करिश्माई सत्ता में वे व्यक्ति आते हैं जिनको या चमत्कारी गुण कई वर्षों बाद प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि जादूगर, पैगंबर, अवतार, सैनिक, राजनैतिक नेता आदि। ध्यान रखने वाली बात यह है कि करिश्माई सत्ता कभी भी परिस्थितियों के अनुसार पारस्परिक एवं वैधानिक सत्ता में परिवर्तित हो सकती है। यही करिश्माई सत्ता अभिनेताओं के पास भी होती है, जिससे जनता उनको अपना आइडियल मानती है। हाल ही में कर्नाटक के कांग्रेस के विधायक रमेश कुमार का यह बयान आया कि अगर हम बलात्कार को रोक नहीं सकते तो हमें लेट करके उसका आनंद लेना चाहिए। दुर्खैम जी ने कहा है कि आदर्श शून्यता समाज में हर कहीं व्याप्त होती है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम होती है। यहीं पर भी ऐसे ही हुआ। जब स्पीकर ने कहा कि वहाँ उनके पास टाइम नहीं है तो अचानक से तकनीकी परिवर्तन आया और उन्हें रमेश कुमार को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने कुछ ऐसा व्यवहार किया जो सामाजिक रूप से मान्य नहीं है, यानी कि उसको विचलन या प्रतिमानहीनता, आदर्श शून्यता कहते हैं। साथ ही साथ रमेश कुमार के व्यक्तित्व से यह पता चलता है कि वह महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसके प्रति संवेदनशील नहीं है। क्रमशः यूआरपी, जो कि दांडेकर, रथ कमेटी और लकड़वाला कमेटी ने यह निर्धारित किया था। यूआरपी और एमआरपी के जो निर्धारक थे वो सुरेश तेंदुलकर जी थे, और जो एमएमआरपी के जो निर्धारक थे वो सी रंगराज थे। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं कौन सी हैं? किन्हीं 3 प्रायोजित योजनाओं का नाम बताइए। फसल बीमा योजना, श्रमिक कल्याण योजना, छात्रवृत्ति योजना। कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं केंद्र सरकार की जो राज्य विशेष के लिए कार्य करती हैं, जैसे कि हरित क्रांति, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा इत्यादि। अच्छा बताइए, विदेशी कंपनियों ने जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर ने भारतीय मूल के व्यक्तियों को वहाँ का सीईओ क्यों बनाया है? सर, जहाँ तक माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो वहाँ के जो कंपनी के हेड थे बिल गेट्स, उन्हें अपने कर्मचारियों को परेशान करने का आरोप लगाया था। वहाँ पे सत्या नाडेला, जो कि भारतीय मूल के हैं, उन्हें सीईओ बनाया गया क्योंकि उनका व्यवहार
कर्मचारियों के प्रति अच्छा है। ऐसे ही गूगल में यह आरोप लगा कि उनके जो वरिष्ठ एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में यौन संबंध स्थापित होता है। इसीलिए वहाँ के जो अभी के CEO हैं वो पिचाई हैं, सुंदर पिचाई उनका पूरा नाम है। वो भारतीय मूल के हैं और उन्होंने वहाँ के कार्य संस्कृति को अच्छे से बनाया है। किसी भी कंपनी की कार्य संस्कृति को समझने के लिए वह अच्छी है या नहीं अच्छी है, वहाँ के हेड लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है कि उनका कर्मचारियों के प्रति कैसा व्यवहार है, कैसी विनम्रता है। आपके जीवन में दुख का क्या मोल है? दुख एक आत्म अवलोकन है, क्योंकि हम स्वर्ग में रह करके स्वर्ग की पहचान नहीं कर सकते। इसलिए हमें सुखी होने के साथ साथ कभी कभी टूट कर बिखर जाना भी चाहिए। दुख के समान भाव के साथ ही व्यक्ति अपना जीवन पूर्ण कर सकता है। बहुत अच्छी लाइन है, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। निर्धनता को मापने के लिए URP, MRP, MMRP जैसे कुछ आधार बताए गए हैं। जैसे कि URP, इसमें यह पूछा जाता है कि आपने अपने घर के प्रति व्यक्ति के लिए कितने रुपए खर्च किए हैं 30 दिन में। दूसरा है मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, इसमें 1 साल में आपने कितना खर्च किया है रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा के ऊपर, और प्लस 30 दिन में आपने कितना खर्च किया है प्रति व्यक्ति के। उसके बाद यह सर्च भी ज़्यादा एक्यूरेट होने के ना कारण और एक रिसर्च है जिसको हम कहते हैं मॉडिफाई मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, जिसमें कि 1 साल में आपने कितना खर्च किया है, 30 दिन में आपने कितना खर्च किया है और 7 दिन में आपने कितने फूड प्रोडक्ट के ऊपर खर्च किया है, उसका लेखा जोखा लिया जाता है। तब पता चलता है कि व्यक्ति ने प्रति व्यक्ति के हिसाब से कितना खर्च किया है और इसी से ही गरीबी का मापन निकलता है। क्रमशः URP, जो कि दांडेकर, रथ कमेटी और लकड़वाला कमेटी ने यह निर्धारित किया था। URP और MRP के जो निर्धारक थे वो सुरेश तेंदुलकर जी थे और जो MMRP के जो निर्धारक थे वो C रंगराज थे।